नमस्कार साथियों। आज आप बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। कल हमने बात की पास्ट की, उससे पहले हमने बात की प्रेजेंट की। दो टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट। आज हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस। छोटा सा टेंस है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। बात करते हैं पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। टेंस, इसकी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है गा गे गी। ऐसा कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में गा गे गी अर्थात ऐसा वाक्य हो जिससे हमें ये पता चले कि ये बात फ्यूचर की कर रहा है। जैसे वह कल जयपुर जाएगा, वह शाम को मैच खेलेगा, वह शाम को खाना बनाएगी। ऐसे कोई भी वाक्य होते हैं तो वो हमें फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, एच वी होती है, सेल और विल और सेल। इस टेंस में हमें न तो सिंगुलर पे ध्यान रखना है, न प्लूरल कर्ता पे ध्यान रखना है। हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर कर्ता अपना आई व वी है, यानी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी है, तो हम सेल का यूज करेंगे। इसके अलावा यू, दे, ही, सी, इट या नेम है, तो हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। आई व वी के साथ सेल का यूज किया जाता है, बाकी और के साथ का विल का यूज किया जाता है। अगर कर्ता अपना क्या है, आई व वी है, तो सेल में हेल्पिंग वर्ब सेल लगाएंगे। अगर कर्ता अपना यू, दे, ही, सी, इट और नेम आ रहा है, तो विल का यूज करेंगे। इसके बाद इसकी मेन वर्ब की बात करते हैं। वो मेन वर्ब है अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बात की, इसकी पहचान की, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की। हेल्पिंग होती है सेल और विल। आई और वी के साथ इतना ध्यान रखना है कि आई और वी अपना सब्जेक्ट है तो सेल लगाएंगे, और बाकी जो भी है उनके साथ विल का यूज करेंगे। मेन वर्ब में हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वह क्वेश्चन आता है एडवर्ब का। तो हम बात करते हैं इसकी एडवर्ब की। आपने पढ़ा होगा टुमारो। टुमारो को अपन रिपोर्टेड डिस्प्यूट में बदलते हैं द नेक्स्ट डे, तो इसका मतलब हो गया नेक्स्ट प्लस टाइम। अगर कोई भी नेक्स्ट प्लस टाइम समय सूचक शब्द आ रहा है नेक्स्ट के बाद, तो वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होगी। इसके अलावा टुमारो को अपन बोलते हैं द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। जिस प्रकार हमने यस्टरडे में पढ़ा था कि इसको द प्रीवियस डे भी बोलते हैं, उसी प्रकार टुमारो को द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में भी बोल सकते हैं। अगर नेक्स्ट के साथ कोई सा भी समय सूचक शब्द आ रहा है, नेक्स्ट के साथ कोई सा भी समय सूचक शब्द आ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे? विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। टुमारो आ रहा है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेल विल या सेल के साथ यूज करेंगे, या फिर द फॉलोइंग डे आ रहा है तो भी हम विल और सेल के साथ मेन वर्ब वी फर्स्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं अपन। आई खालिस्तान रिटर्न फ्रॉम कोटा टुमारो। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करें। यू राइट ए पोइम नेक्स्ट मंडे। पहला एग्जाम हमने लिखा है आई रिटर्न फ्रॉम कोटा टुमारो, तो हमने देखा यहाँ पे हमें कौन सी एडवर्ब मिली? टुमारो। टुमारो से हमें पता लग गया कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। खाली स्थान में हम क्या भरते हैं? वर्ब। वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जहाँ पे मेन वर्ब आती है वहाँ मेन वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, दोनों आती है तो दोनों लिखते हैं। अब बात करें हमें कि पता है आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सेल का। हमें पता है इसकी एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल, और मेन वर्ब होती है वी फर्स्ट। तो आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। तो यहाँ लिखेंगे सेल, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें ब्रैकेट में दी हुई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। दूसरी बात, यू राइट ए पोइम नेक्स्ट मंडे, तो हमें आ रहा है नेक्स्ट प्लस टाइम। दूसरे वाक्य में हमें क्या मिल रहा है? नेक्स्ट प्लस टाइम।
हमें पता चल गया कि नेक्स्ट प्लस टाइम कौन से टेंस की एडवर्ब है, वो एडवर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो खाली स्थान में भरेंगे विल और सेल प्लस वी फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे यू है, यू का मतलब आई ओ वी के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी और के साथ विल का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विल और राइट की फर्स्ट फॉर्म दे ही रखी है हमें, राइट हो जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पे नोट राइट दे देता, क्या दे देता हमें, नोट राइट, खालिस्तान में आता यू खालिस्तान नोट राइट ए पोइम नेक्स्ट मंडे। तो नोट का हमें पता है, नोट का मतलब क्या बनता है हमारा, नेगेटिव। नोट का मतलब क्या बनाना है अपने को, नेगेटिव। हमें पता है नोट कौन से स्थान पर आता है, हमेशा तीसरे स्थान पर। नोट का यूज कौन से स्थान पर किया जाता है, हमेशा तीसरे स्थान पर। तो ये बन जाएगा, सबसे पहले विल या सेल लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, नोट, और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले हमारे टेंस की, वो आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रही होगी, से रहेंगे। जैसे वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रही होगी, वे जा चुके होंगे। ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य होता है तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होता है। अब इसकी अपन हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं और इसकी मेन वर्ब की बात करते हैं। जो इसकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा विल और सेल ही रहेगी, विल और सेल। इसके आगे कोई ना कोई चीज जुड़ी जाएगी। अब इसको कंटिन्यूस बनाने के, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विल और सेल तो इंडेफिनिट टेंस की है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, विल और सेल। अब इसमें कंटिन्यूस बनाता है, इसके आगे हम क्या जोड़ देंगे, प्लस बी। और जहां पे भी कंटिन्यूस नाम आए वहां पे मेन वर्ब क्या होती है, वी फोर। वी फोर का मतलब वी फर्स्ट में आई एन जी, क्या होती है, वी फर्स्ट में आई एन जी। फ्यूचर कंटिन्यूएशन की हमने पढ़ाई, हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल। इसके आगे कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, प्लस बी। तो इसका मतलब है विल सेल प्लस बी। और मेन वर्ब क्या होती है, वी फर्स्ट में आईएनजी अर्थात वी फोर बोल सकते हैं। इसके एडवर्ब की बात करते हैं, इस टेंस में कोई एडवर्ब नहीं होती है। और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से ही आता है। इसके बाद हमें इतना ही याद रखना है, विल और सेल प्लस बी होती है और बी फर्स्ट में आईएनजी। वाक्य बनाएंगे तो हम कभी बना देंगे आई सेल बी स्पीकिंग इंग्लिश, इसका वाक्य बन जाएगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब ली, कंटिन्यूस बना के बी जोड़ दिया, वी फर्स्ट में आईएनजी कंटिन्यूस टेंस, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इस प्रकार हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एडवर्ब इसकी होती नहीं है, जो हमारा वाक्य होता है उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा इसमें कंटिन्यूस की बात कर रहा है, हमें लग रहा है आगे वही नेक्स्ट प्लस वीक टुमारो कुछ दिया हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन है चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे। ऐसे वो वाक्य जिनसे हमें फ्यूचर का पता चलता है कि फ्यूचर में काम कंप्लीट हो जाएगा, कि वह दो दिन में अपना काम पूरा कर चुका होगा, भारत पाकिस्तान को हरा चुका होगा। ऐसे कोई भी वाक्य हैं वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की और इसकी मेन वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी वही है, विल और सेल। फ्यूचर टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब विल और सेल है। टेंस के अकॉर्डिंग इसके आगे कुछ ना कुछ जुड़ता जाता है। जैसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल और सेल के आगे क्या जोड़ा, बी जोड़ा। तो परफेक्ट टेंस में हम इसके आगे क्या जोड़ देंगे, हैव। इसकी हेल्पिंग हो जाएगी विल सेल प्लस हैव। मेन वर्ब परफेक्ट टेंस आते हैं, कौन सी आएगी, वी थर्ड। कौन सी आएगी, वी थर्ड अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई विल और सेल, हमने परफेक्ट बनाने के लिए क्या जोड़ दिया, इसके आगे हैव जोड़ दिया। इसके बाद मेन वर्ब हो गई परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वी थर्ड का यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एडवर्ब की, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसकी एडवर्ब है बाई प्लस टाइम। ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें बाय प्लस टाइम, बाय के बाद कोई भी समय सूचक शब्द मिल जाए, जिससे हमें समय के बारे में पता लगता है, जिससे हमें ये पता लगे कि ये उस समय की बात कर रहा है, तो उस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना जाता है। और उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब में विल और सेल के साथ हैव लगा के मेन वर्ब में वी थर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें अपन, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, सी फिनिश्ड हर वर्क बाय 10
PM. We throw the ball by 1 minute. फर्स्ट वाक्य की बात करें हम, सी खालिस्तान फिनिश हर वर्क बाय 10 PM। तो हमने यहाँ पे देखा बाय के साथ कौन सा आ रहा है, समय सूचक शब्द आ रहा है, बाय प्लस टाइम हमारी एडवर्ब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, बाय प्लस टाइम हमारी एडवर्ब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो हमें वाक्य में क्या मिल गया, बाय प्लस टाइम मिल गया। जब हमें बाय प्लस टाइम हमें हमारी एडवर्ब मिल गई तो खालिस्तान में बनेंगे विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल आएगा सेल आएगा, ये हमें देखने के लिए सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट देखने के बाद पता लगेगा, अगर कर्ता अपना सब्जेक्ट आई व वी है तो सेल का यूज करेंगे, अगर हमारा कर्ता आई व वी नहीं है तो हम विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सी आई और वी नहीं है तो क्या आएगा, विल। इसके बाद लिखेंगे हैव, इसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, सेकंड और थर्ड फिनिश्ड होती है। इसके बाद दूसरे की बात करें, वी थ्रो द बॉल बाय 1 मिनट, यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, बाय प्लस टाइम। जैसे में बाय प्लस टाइम मिल गया, हम खालिस्तान में रहेंगे विल और सेल प्लस हैव प्लस वी थर्ड। आई वी के साथ क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं, बाकी और के साथ विल लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हैव और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी थ्रोन, थ्रो थ्रून थ्रोन, सेल हैव थ्रोन। तो हमें तीन चीजें याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी टेंस की विल सेल प्लस हैव, मेन वर्ब होती है वी थर्ड और एड वर्ब होती है बाय प्लस टाइम। ऐसा वाक्य जिसमें आपको बाय प्लस टाइम एडवर्ब मिल जाए उसके खालिस्तान में विल सेल प्लस हैव प्लस वी थर्ड का यूज करेंगे। आई और वी के साथ सेल लिखना है, अदर कर्ता के साथ आपको क्या लिखना है, विल लिखना है। इसके बाद अपना लास्ट टेंस आता है, इस टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है कि समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आगे। मैं 2 घंटे से क्लास ले रहा होगा, वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, भारत 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा होगा। ऐसे कोई भी वाक्य हैं तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। विल और सेल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, विल और सेल। आई व वी के साथ सेल लिखते हैं, बाकी और के साथ विल लिखते हैं। आई और वी के साथ क्या लिखते हैं, सेल, बाकी साथ विल, प्लस इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, हैव बीन। हैव हमें अभी परफेक्ट में जोड़ा था और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या जुड़ जाएगा, हैव बीन। मेन वर्ब, मेन वर्ब पहले भी बताइए, जहाँ पे भी कंटिन्यूस नाम आ जाए वहाँ पे वी फोर आती है, अर्थात वी फर्स्ट में आईएनजी का यूज किया जाता है। वी कैन यूज वी फर्स्ट में आईएनजी। इसके अलावा जहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नाम आता है उसके लास्ट में हमें क्या दिया होता है, सिंस प्लस फोर प्लस टाइम, हमारी जो एडवर्ब होती है ये दी हुई होती है। इसकी एडवर्ब में हमें क्या मिलेगा, सिंस फोर प्लस टाइम। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ऐसा टेंस जिसमें सिंस फोर प्लस टाइम आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी होता है। अगर हमारे एग्जाम्पल में सिंस फोर प्लस टाइम दिया हो तो प्रेजेंट का माना जाएगा, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का माना जाएगा। इसके अलावा सिंस फोर प्लस के साथ कोई ऐसी एडवर्ब दे दे जिससे हमें पता लगा कि ये पास्ट की है तो पास्ट पे कंटिन्यूस टेंस माना जाएगा। इसके अलावा सिंस फोर प्लस टाइम के साथ हमें ऐसी एडवर्ब दे दे जो फ्यूचर से संबंधित है तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का माना जाएगा। जैसे इसके आगे मैं ऐसे जोड़ दूँ, बाय प्लस टाइम और आ जाए, सिंस फोर प्लस तो टाइम तो आएगा ही, इसके अलावा बाय प्लस टाइम और दे दे तो वह वाक्य किसका हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। क्योंकि हमने पढ़ा है अभी बाय प्लस टाइम कौन सा टेंस की एडवर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और सिंस फोर से क्या बन जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, आई खालिस्तान कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट सिंस जुलाई बाय 10 AM। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, ही scolded me for 3 hours
बाई 8 PM। फर्स्ट वाक्य लिखा हमने, आई ब्लैंक स्पेस कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट सिंस जुलाई। ये सिंस प्लस टाइम आ गया तो यहाँ पर तो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हमें प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का ये पता लगाने के लिए हमें क्या मिलेगी, कोई ना कोई एडवर्ब मिलती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये टेंस प्रेजेंट का माना जाएगा, पास्ट का माना जाएगा या फ्यूचर का माना जाएगा। सिंस फोर प्लस टाइम यहाँ तक ही आ रहा है तो ये प्रेजेंट का माना जाएगा। इसके आगे अगर पास्ट की एडवर्ब आएगी तो पास्ट का माना जाएगा, और फ्यूचर की आएगी तो ये फ्यूचर का माना जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा बाय प्लस टाइम आ गया, और हमें अभी पढ़ा है कि बाय प्लस टाइम कौन से टेंस की एडवर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर इससे हो गया, और सिंस फोर से परफेक्ट बन गया तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। खाली स्थान में बनेंगे विल और सेल, तो इसके साथ क्या आएगा, सेल। सेल के आगे क्या जोड़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन, क्योंकि इसकी हेल्पिंग और हेल्पिंग है, और कंप्लीट में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो ये बन जाएगा कंप्लीटिंग। ये कोट आगे क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। यहाँ पे आ गया सिंस फोर प्लस टाइम, इसके बाद हमें ये क्या मिल गया, फ्यूचर की टेंस की एडवर्ब। इससे हमारा क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमें पता है इसकी हेल्प क्या होती है, विल सेल प्लस हैव बीन, हमने वो लिखी, विल सेल हैव बीन लिख दी। आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं इसलिए हमने सेल लिखा, इसके बाद हैव बीन जोड़ दिया, इसके बाद हमने वी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ दिया। दूसरी की बात करें, ही स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, मी फॉर 3 आवर्स बाय प्लस टाइम। यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, बाय प्लस टाइम, और हमने एडवर्ब लिखी है, सिंस फोर प्लस टाइम तो आएगा, उसके साथ बाय प्लस टाइम आता है। सिंस फोर प्लस टाइम के साथ अगर बाय प्लस टाइम दिया हुआ है तो वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो इसमें हमें सिंस फोर के साथ क्या मिल गया, बाय प्लस टाइम। ही के साथ क्या लिखेंगे, विल। विल के साथ क्या था, हैव बीन जोड़ेंगे, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और सेल प्लस हैव बीन। स्कोल्ड का ही डांटना, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, स्कोल्डिंग। ये हमारे क्या हो गए, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें हमारे केवल एडवर्ब आती है, उनसे हम क्या पता लगा सकते हैं, टेंस पता लगा सकते हैं, और खाली स्थान में वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भर के आसानी से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात, किसी किसी खाली स्थान में आपको बी दिया हुआ था है खाली, जैसे मैंने लिख दिया आई खाली स्थान ए डॉक्टर, या यू खाली स्थान बी ए टीचर। अब ऐसा कोई खाली स्थान बी लिखा हुआ जाए तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, अगर ऐसा आपके एग्जाम में आता है तो इसका मतलब होता है इज, आर, एम, या फिर होता है वॉज, वर। बी किसका कार्य करता है, बी हमारे किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। हमने पढ़ा होगा, ही इज डॉक्टर, आई एम ए टीचर, ही इज IAS। तो ऐसे कोई भी वाक्य जिसमें खाली स्थान में क्या मिल जाए हमें, बी। तो अगर कोई पता नहीं लग रहा कि पास्ट का प्रेजेंट का है तो किसका मानेंगे, प्रेजेंट का, तो उसमें खाली स्थान में अपन भरेंगे इज, आर, एम। अगर एक वचन है तो इज लिखेंगे, आई है तो एम लिखेंगे, और बहुवचन है तो आर लिखेंगे। अगर पास्ट का वाक्य है, अगर हमें क्या दे तो क्या लिखेंगे, वॉज और वर। मान लो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, फर्स्ट की बात करें, पता नहीं है प्रेजेंट का है पास्ट का है, ऑप्शन डायरेक्ट भरवा रहा है तो अपन इसमें क्या भरेंगे, आई के साथ एम। अब मान लो इसमें क्या दे रखा हो आपको, ऑप्शन, ऑप्शन ए दे रखा है इज, ऑप्शन बी दे रखा है आर, ऑप्शन 3 दे रखा है सी, दे रखा है वाज, और ऑप्शन 4 दे रखा है डी, दे रखा है वर। अब क्या माने, आई के साथ इस तो आएगा ही नहीं, ये भी क्रॉस हो गया अपना। आई के साथ आर भी नहीं आएगा, ये भी क्रॉस हो गया। आई के साथ वर भी नहीं आएगा, ये भी क्रॉस हो गया। तो हमें क्या पता लग गया, इस आई के साथ क्या आएगा, वॉज। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर, वॉज, अगर ऑप्शन दे रखा है। अगर ऑप्शन नहीं है तो प्रेजेंट का मानेंगे, फिर ये क्या आएगा, इज, आर, एम में से क्या लिखेंगे हम, एम। क्लियर, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। अगर हमारे ऑप्शन नहीं दे रखा तो उसमें खाली स्थान में अपन क्या मानेंगे, इज, आर, एम। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमारे पास क्या दे रखा हो, बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में खाली स्थान में दे रखा हो, तो इज, आर, एम भरेंगे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें उससे पता लगाएगा कि आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ एम आ रहा है तो एम लिखेंगे। अगर एम में ऑप्शन नहीं है, इज आई के साथ आता ही नहीं है, आर भी नहीं आता, वर भी नहीं आता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वाज। उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। दूसरा है यू बी ए टीचर, तो बी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इज, आर, एम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुवचन के साथ आर। लेकिन अगर ऑप्शन के भरवा रहा है, ऑप्शन में से अगर ए बी सी डी ढूंढना है, आपके एग्जाम में क्या आते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन में से आते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखता हूँ इज, बी लिखता हूँ आर,
सी लिखता हूँ वाज और डी लिखता हूँ हेड। तो यू के साथ इज आएगा ही नहीं, ये भी क्रॉस हो गया। यू के साथ वाज आएगा ही नहीं, ये भी क्रॉस हो गया। यू के साथ हेड भी आएगा ही नहीं, हमारा क्या आएगा आंसर आर, इज आर एम या फिर वाज वर में से। ये हो गई हमारी आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस की पूरी क्लास। हम बात करते हैं अब छोटी सी प्रोनाउन की। प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई वो भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, ही सी इट और नेम थर्ड पर्सन होते हैं। आपने प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम पढ़े होंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आई और वी। आप सुन रहे हो यू सेकंड पर्सन, और किसी तीसरे की बात कर रहे हैं अपन, ही सी इट वन नेम, वो होते हैं थर्ड पर्सन। इनमें हमारे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, कई सारी चीज़ों में हमें इनको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में इनमें बदलना होता है, एक्सचेंज करना होता है, वहाँ पर हमारे काम आते हैं। तो आज मैं उन्हीं की बात करता हूँ। यह आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या लिख रहा है हमारे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। अगर कर्ता एक वचन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और कर्ता अपना बहुवचन है तो उसके साथ बहुवचन वाली वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लिख रखा है इज, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। तो पहले बात करते हैं डू और डज की। जो हमने टेंस पढ़े हैं उसमें क्या लिखा था, डू और डज। आई बहुवचन है, हमने पढ़ा था, डू का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं और डज का प्रयोग एक वचन के साथ करते हैं। तो डू के साथ क्या आएगा, आई। आई के साथ कौन सी लगाएंगे, डू। वी के साथ कौन सी लगाएंगे, डू। यू के साथ कौन सी लगाएंगे, डू। ही, सी और एक वचन, इसके लिए क्या लगाएंगे, डज। इट के साथ क्या लगाएंगे, डज। और दे क्या है, बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे, डू। ये हमारा लिख रखा है डू और डज में से अगर करता बहुवचन है तो डू लिखते हैं, और एक वचन है तो डज लिखते हैं। इसके बाद दूसरी लिख रही है इजारम। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं इजारम में से। वी बहुवचन है तो आर आएगा, यू बहुवचन है तो आर आएगा। ही, सी, इट और नेम अगर सिंगल नाम आ रहा है, ये एक वचन है तो इसका क्या आएगा, इज आएगा। इसके बाद दे के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि आर क्या है, बहुवचन। इसके बाद बात करें अपन हेज और हेव की। आई के साथ क्या लिखते हैं, हेव। वी के साथ क्या लिखते हैं, हेव। यू के साथ क्या लिखते हैं, हेव। ही, सी, इट के साथ क्या लिखते हैं, हेज। और दे के साथ लिखते हैं हेव। इसके बाद बात करें वॉज वर की। आई एकमात्र ऐसा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें आई को क्या माना जाता है, एक वचन। तो आई के साथ क्या लिखेंगे, वाज। इसके अलावा सभी में आई को बहुवचन माना जाता है। वी, यू और दे के साथ क्या लिखेंगे, वर। ही, सी, इट के साथ क्या लिखेंगे, वाज। इसके बाद बात करते हैं प्रोनाउन की, जो सर्वनाम होते हैं जिनको अपन संज्ञा के स्थान पर रिप्लेस करते हैं। बड़ा करना सर इसको। ये प्रोनाउन आपको आसानी से दिख रहे होंगे। सब्जेक्ट पर्सन होता है इसका, कौन सा होता है, आई। इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, और पजेजिव होता है माई। आपने पढ़ा होगा सीधा स्कूल में, आई, माई, मी। आई सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और जो संबंध बताने के लिए किसी चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे मेरी कार लिखते हो तो लिखते हैं इट इज माई कार, वो होता है पजेजिव। अब इसके बाद होता है पजेजिव एडजेक्टिव। जो अपन बता रहे हैं माई, किसी चीज से संबंध बता रहे हैं, वो होता है अपना पजेजिव एडजेक्टिव। इसके बाद बात करते हैं इसका पजेजिव प्रोनाउन। इसके बाद बात करते हैं इसके पजेजिव प्रोनाउन। पजेजिव प्रोनाउन का होता है किसी चीज पे अपन थोड़ा सा जोर देते हैं। जैसे अपन बोलते हैं एक तो वाक्य इट इज माई कार, एक वाक्य में लिख रहा हूं, एक तो बोलते हैं इट इज माई कार। ये तो किसका है, पजेजिव एडजेक्टिव। ये क्या है अपना पजेजिव एडजेक्टिव। और इसको ऐसे बोले, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी। ये क्या है, दोनों में अंतर है। ये किसके साथ आता है, ये प्रोनाउन, सॉरी नाउन के साथ आता है। लेकिन ये लास्ट में उस चीज से संबंध बता रहा है माइन, ये होता है पजेजिव प्रोनाउन। माई है तो पजेजिव एडजेक्टिव है, और माइन आ रहा है तो क्या है, पजेजिव प्रोनाउन। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन। जब आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। किसी चीज़ के अपन और ज़्यादा जोर दे के बात करते तो रिफ्लेक्सिव एम्पैथेटिक प्रोनाउन होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, तो ये लिख रखा है माई सेल्फ।
तो हमने फर्स्ट चीज पढ़ी, जो आई और वी होते हैं इनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कौन से बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई व वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ। इसके बाद बात करें वी। आपने पढ़ा वी अवर अस, क्योंकि हमारे 12वीं तक बीएमए में यही काम आता है, वी अवर अस। वी सब्जेक्ट होता है, अस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और अवर क्या होता है? इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। इसके बाद बात करें, अगर ये अवर की जगह अवर्स लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव में क्या बन जाएगा? अवर सेल्फ्स। किसी चीज पर अपन जोर देते हैं, इंपेटिंग यानी जोर डालना। उसके बाद यू योर यू अगर वर्ब के पहले आ रहा है तो क्या होगा? वो सब्जेक्ट का काम करेगा, और यू अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इसका जो संबंध बताते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है योर्स, ये होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। आई व वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, जो बोलता है हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। अगर तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। यू योर यू योर यू। इसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउंस योर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा? योर सेल्फ्स। इसके बाद बात करते हैं ही सी इट वन नेम, और ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ही हिज हिम, इतना सबको याद होगा, पढ़ा भी होगा। ही हिज हिम। ही सब्जेक्ट रूप है, हिम ऑब्जेक्ट रूप है, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हर इज हो जाएगा फिर पॉजिटिव प्रोनाउन। हिज हिज दोनों पॉजिटिव प्रोनाउन में भी हिज होता है और एडजेक्टिव में भी हिज होता है। इसका रिफ्लेक्सिव बनाओगे तो क्या बनेंगे? हिमसेल्फ। किसी भी के अगर हम रिफ्लेक्सिव बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ क्या जोड़ देते हैं? सेल्फ। क्या जोड़ देते हैं? सेल्फ। तो उसका हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। सी हर सी सब्जेक्ट रूप है, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन हर्ष होता है। और इसका रिफ्लेक्टिव क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव क्या बन जाएगा? या इंपेटिटिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? हर सेल्फ। ऑब्जेक्ट में क्या जोड़ देंगे? सेल्फ। इसके बाद बात करें इट। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स। इट ये हमने पढ़ा है। इट्स इसका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, और ये क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिव में इटसेल्फ। इसके बाद वन। वन यानी कोई एक। वन वन वंस। वन सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव भी वन ही होगा, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? वंस होगा, और इसका रिफ्लेक्टिव क्या होगा? वन सेल्फ। वन वंस वन। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होते हैं? इसके वन ही होते हैं। और जिसके अपन जो पढ़ते हैं प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन में या पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होता है, और रिफ्लेक्टिव क्या हो जाएगा? वन सेल्फ। इसके बाद आता है दे देयर देम। दे सब्जेक्ट होता है, देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, देम ऑब्जेक्ट होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम। इसके बाद देयर्स क्या हो जाता है? इसका प्रोनाउन हो जाता है, पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स हो जाता है, और ये क्या हो जाए? देम सेल्फ क्या बन जाता है? इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है। ये हमारे किस में काम आएंगे? ये हमारे काम आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, क्योंकि वहां पे हमें एक्सचेंज करना पड़ता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। हम कल हमारा जो पहला टॉपिक पढ़ा है टेंस, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यानी हम पर्सन सोल्व करेंगे कौन से? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के। आपको जो मैंने टेंस पढ़ा है, एक हेल्प उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और आपको एडवर्ब याद है तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो, और आपका आकलन कर सकते हो कि हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो टेंस पढ़ा है वो कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। तो हम आप लोग इसको पढ़ के आना। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके साथ ही कल हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस या फिर मॉडल या रिपोर्टेशन में कोई सा भी एक शुरू करेंगे। धन्यवाद।